हेलो एवरीवन। आज की जो टॉपिक है वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि क्वेश्चन तो आते ही आते हैं और बाकी इसका जो प्रोसेस है इतना बेहतरीन है कि इससे क्वेश्चन अपने आप निकल निकल के बाहर आता है। इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही आराम से पढ़िएगा और मन लगा के पढ़िएगा, बिल्कुल निगाह हटाइएगा नहीं। आप देखिएगा इस टॉपिक को जैसे मैं कंप्लीट करूंगा, आपने ऐसा टॉपिक पढ़ा नहीं होगा। पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हम जो पढ़े हैं आज ऐसे तक अभी तक हमने नहीं पढ़ा कहीं भी कैसे भी। क्लियर है? तो हम तो पढ़ेंगे, दमदार तरीके से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ क्वेश्चनों की भरमार लगेगा इसमें, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन, यानी बोले तो निषेचन। चूंकि इसके पहले हम लोग क्या है, एक के बारे में पढ़ लिया और स्पर्म के बारे में पढ़ लिया, यानी शुक्राणु के बारे में पढ़ लिया और अंडाणु के बारे में पढ़ लिया। उन दोनों के बारे में पढ़ा, क्या है, कैसे इनका निर्माण हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं। आज उन लोगों का मिलन है, यानी ऐसा कह सकते हो कि बारात आने वाली है और लड़की के घर जाने वाली है। दोनों में क्या प्रक्रिया होती है, दूल्हा भी उतना उत्तेजित है और दुल्हन भी उतनी उत्तेजित है वरमाला पहनाने के लिए, और वो शुक्राणु भी उतना उत्तेजित है जयमाल डलवाने के लिए। आइए उसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोनों को। ये देखिए, ये हम लोग क्या कर चुके हैं, स्पर्म के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं। इनको तो हम लोग पहचानते ही हैं। क्या है ये? शुक्राणु, जो बहुत ही बेचैन है, कहते हैं कि आज उनसे मुलाकात होगी। और इधर पियर फराक वाली देख रहे हैं, बिल्कुल पीले पीले रंगों जो सजे हुए हैं पियर फराक वाली, इनका भी दिल घबराया हुआ है कि आज निषेचन होने वाला है और वो प्रक्रिया कैसे होगी, मन में ढेर सारा उथल पुथल किए हुआ है। क्लियर है? तो इधर भाई साहब तैयार हैं और इधर इनकी दुल्हनिया तैयार है, दोनों मिलने के लिए तैयार हैं, यानी निषेचन के लिए तैयार हैं। क्लियर है? ये देखो दूल्हा राजा मंडप में पूरी तरीके से वो क्या बोलते हैं, सेहरा लगाकर तैयार है जाने के लिए। इधर ये पूरा पियर फराक के पूरे रूप में है और ये निषेचन कैसे होगा, ये सारी प्रक्रिया हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ये निषेचन भूलेगा नहीं आपको। कोई भी टॉपिक जो आपने हमारा पढ़ा होगा, अगर ध्यान से पढ़ा है, वो कभी भूलने के लायक हो ही नहीं सकता। आज का भी टॉपिक उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से देखिएगा कि हम लोगों ने स्पर्म पढ़ा, स्पर्म में हम लोग कुछ चीज़ें हल्का से रिवाइज करना चाहते हैं। जैसे आपको पता है कि ये हेड है, हेड में आपका रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, ये आपका नेक है, और मिड पीस में क्या होता है आपका माइटोकांड्रिया। क्या होता है? माइटोकांड्रिया को जो जाता है कि शुक्राणु के मिडिल पीस में क्या होता है, माइटोकांड्रिया। जैसे डीजे के पीछे जनरेटर लगा होता है, वैसे शुक्राणु में क्या लगा हुआ, मिडिल पीस क्या लगा हुआ, माइटोकांड्रिया लगा हुआ, ताकि उसको एनर्जी कम ना पड़े। क्लियर है? बहुत ही जबरदस्त तरीके से दूल्हा उत्साहित है। सबसे ऊपर देखो क्या है, एक्रोसोम है। एक्रोसोम क्या करता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? फर्टिलाइजेशन में। क्लियर है? इनकी मेम्ब्रेन देख लिया जाए। देखिए, ये तो आपका सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और उसके बाद जोना पेलिसिडा, और फिर आपका है कोरोना रेडिएटा। क्या है बेटा ये? कोरोना रेडिएटा। ध्यान रखिएगा, सबसे इसमें आउटर में ये है, तब ये है, और फिर आपका ये है। ठीक है? और बीच में आपका है पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन। क्या है बेटा? पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन। ये आपका इसका न्यूक्लियस है। आइए देखा जाए, ये पूरी तरह से अभी जो है सेकेंडरी oocyte के रूप में है, सेकेंडरी oocyte के रूप में, यानी यहां पर ये मियोसिस सेकेंड की स्टेज पर ये रुका हुआ है। क्लियर है? आइए सबसे पहले चीज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इसकी जो प्रक्रिया होती है, शुरुआत कैसे होती है। भाई आपका परीक्षा हो गया, तिलक हो गया, अब घर से बारात चल रही है। घर से बारात क्या हो चुकी है, निकल चुकी है। ठीक है? आए हम बाराती बारात लेकर के, आइए ये निकल चुकी है। अब कहते हैं ये आपका देख लो, ये सबसे पहला एक प्रोसेस आपने सुना होगा, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंसीमिनेशन। क्या बोलते हैं? इंसीमिनेशन। इंसीमिनेशन का मतलब होता है यहां पर शुक्राणु वेजाइना में
सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू, सेक्स के थ्रू यहां पर मुक्त हो जाते हैं। कितना मुक्त होते हैं? बाराती बहुत जबरदस्त है भैया, 300 मिलियन। बहुत दिन बाद बारात मिला था तो पूरा गांव, पूरा मोहल्ला पहुंच गया वहां पे। लगभग 300 मिलियन स्पर्म झोंक दिया गया है। इंसीमिनेशन हो चुका है। कैसे इंसीमिनेशन हुआ है? सेक्स के थ्रू, इंटरकोर्स के थ्रू या क्वाइटस के थ्रू पूरा स्पर्म कहां पहुंच गया? वेजाइना में पहुंच चुका है। कहां पहुंच चुका है? वेजाइना में पहुंच चुका है। अब क्या होगा? अब वेजाइना से पूरे बाराती पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे। कहां बढ़ेंगे? सर्विक्स। सर्विक्स को तोड़ते फोड़ते आगे बढ़ेंगे और कहां पहुंचेंगे? यूट्रस। कहां पहुंचेंगे? यूट्रस। ये देखो यूट्रस में लगातार स्पर्म बढ़ते चले जा रहे हैं। जब काफी दूर आ गए तो भाई सब लोग, दूल्हे लोग सब थक गए, बोला कि थोड़ा सा रुका जाए, पानी नहीं पिया जाए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये होगा भाई दूल्हे को थोड़ा सा, चूंकि इतनी दूर से आया, थक गया होगा, चेहरा थोड़ा सा गड़बड़ा गया होगा, थोड़ा सा उसको हम क्या कहते हैं? साफ ऑफ कर लेते हैं। वैसे यहां पर कहते हैं कि स्पर्म जैसे यहां पे आया है पूरा का पूरा लगभग 300 मिलियन पर इजैकुलेशन स्पर्म गिर चुका है, लेकिन स्पर्म इस अवस्था में निषेचन नहीं कर सकता। तुम सब क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं कैपासिटेशन। क्या कहते हैं? कैपासिटेशन। यानी बाराती लोग समझाते हैं, दूल्हा भाई अपनी जो थोपड़ा अभी मिट्टी धूल लगे उसको साफ कर लो, थोड़ा सा चमका लो। उसी तरीके से जो स्पर्म है, स्पर्म में यहाँ पे एक प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? देखा जाए, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया कई बार। क्या पूछा गया? कहते हैं यहाँ एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं कैपासिटेशन। कैपासिटेशन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैपासिटेशन क्या है? कैपासिटेशन शुक्राणु को निषेचन के लिए बेहतरीन बनाती है। क्या बनाती है? बेहतरीन बनाती है, ताकि वो अच्छे से निषेचित कर सके। क्या कहते हैं कि इसमें होता क्या? कहते हैं दूसरा क्वेश्चन कहाँ होता है? होता है यूट्रस में। ध्यान रखिएगा, कैपासिटेशन कहाँ होगा? यूट्रस में होगा। और कितना टाइम लगेगा? अरे भैया आजकल सिंपल जमाना नहीं रह गया कि कोई भी लाइव बॉय रगड़ करके मुंह साफ को चलेगा। ना, अब हर थोड़ा सा भी अगर आपको सजावट करना है, चेहरे को चमकाना है, तो आपको जाना पड़ेगा ब्यूटी पार्लर। बगल में आदमी ब्यूटी पार्लर देखता है, मेल पार्लर, फीमेल पार्लर है, तो ये दूल्हा चला जाएगा मेल पार्लर में, वो वहाँ पार्लर में जाकर थोड़ा सा साफ सफाई करेगा और वहाँ लगभग बता दें आपको कितना टाइम लगेगा? 7 घंटा लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 7 घंटा। पूरा बाराती उबिया रहे हैं, भैया उबियाओ नहीं, आराम से नाश्ता पानी खाइए पिए, दूल्हे को थोड़ा सा सजने दीजिए। तो हुआ कितना? 7 घंटा ये तैयार हो गया। किस प्रक्रिया में? कैपासिटेशन। हिंदी में बोलते हैं सामर्थ्य धारिता। सामर्थ्य धारिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामर्थ्य धारिता बोलते हैं हिंदी में। और इंग्लिश कहते हैं कैपासिटेशन। कहाँ होता है? यूट्रस में होता है। कितना टाइम लग रहा है भैया? 7 घंटा लग रहा है। कितना घंटा लग रहा है? 7 घंटा। अरे भाई इतना देर में क्या हो गया? इतना देर में तो थोपड़ा बदल गया। ब्यूटी पार्लर वाले इतने खतरनाक होते हैं कि अगर वो मन से आपका ब्यूटी पार्लर कर दिए, आप पहचान में नहीं होगे कौन हो गए। ये देखो, जीरो से हीरो बना देते हैं। कहते हैं इस प्रक्रिया में इतना हो क्या रहा? कहते हैं इसमें होता क्या है कि जो आपका होता है एक्रोसोम। क्या होता है? एक्रोसोम। ये देखो आपके इसके पहले स्पर्म में लगा हुआ था, ये देखिए ये एक्रोसोम लगा हुआ था। यहां पर एक लेयर होती है, एक लेयर होती है। किसकी लेयर होती है? ग्लाइकोप्रोटीन की। ग्लाइकोप्रोटीन की एक लेयर होती है जो वहां से हटा दी जाती है। आपने देखा होगा कि जब दूल्हा घर से निकलता है, एक बड़ा सा सेहरा पीले कलर का पहनाया जाता है। उसके बाद जब वो गाड़ी में बैठा तो छोटा सा टोपी नुमा चीज पहनाया जाता है, क्योंकि वो बहुत भारी होता है, बड़ा भरकम होता है, वो गाड़ी में सेट नहीं हो पाता, अच्छा नहीं लगता, वो हटा दिया। तो वैसे ही इस पर भी जैसे यूटर्न पे गाड़ी रोको, थोड़ा सा हम लोग और तैयार करें, भाई पियर फराक वाले से मिलना है, तो इसलिए क्या करते हैं यहाँ पर। अच्छा स्पीड भी इनकी आपने देखा नहीं, इनकी इतनी बहुत बेहतरीन स्पीड है। कहते हैं कि स्पीड से आगे बढ़ते हैं। इनकी स्पीड जो होती है, स्पर्म की जो स्पीड होते हैं बोले तो ये होती है लगभग 1.5 से 3.0 मिलीमीटर पर मिनट। इस स्पीड से स्पर्म धड़ल्ले से वेजाइना, सर्विक्स और यूट्रस में पहुंच चुके हैं, और यूट्रस में पहुंचकर कैपासिटेशन प्रोसेस को क्या कर रहे हैं? कंप्लीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो कंप्लीट कर रहे हैं। किस प्रोसेस को? कैपासिटेशन प्रोसेस को क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। अब धीरे धीरे आगे क्या होगी? गाड़ी आगे बढ़ेगी। कहां बढ़ेगी गाड़ी भैया? धीरे धीरे यहां पर ये
पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? ये एक यहां जंक्शन होता है जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं एम्पुला, एम्पुली इस्थमस जंक्शन। क्या बोलते हैं? एम्पुली इस्थमस जंक्शन। यहां इसको बोलेंगे एम्पुली या एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा फर्टिलाइजेशन। कभी कभी इसको, कभी कभी अगर आपको ना दिया रहा हो तो एम्पुला दिया रहा है तो भी समझ लीजिएगा, पहले ये लगाइए नहीं तो एम्पुला लिखा, एम्पुला लगाइए। पहले एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन कहा जाता है या फिर अब डायरेक्ट क्या कहा जाता है? एम्पुला में कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अब ये कहां पहुंचेगा? पहुंच गए द्वार में, आमने सामने पहुंच गए और बाराती गाना गाए हम बाराती बारात लेकर के। उधर आपके लड़की पक्ष वाले सनम की वो भी तैयार हैं। क्या कह रहा है? आए हो दुल्हन लेने, दुल्हन के ले को जाओ, जो ज्यादा यहाँ पे बवाल ना फैलाओ। क्लियर है? तो होता क्या है, सब कुछ डांस बहुत जबरदस्त तरीके से होता है, पूरे स्पर्म मजेदार हैं, पूरी गोल को घेर लिए हैं। किसको? अंडान को घेर लिए हैं। क्यों? निषेचित करने के लिए। क्लियर? अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी खासियत है कि बारातियों में सही देखा जाए तो कोई दूल्हा फिक्स नहीं है। उसी में जैसे एक स्वयंवर होता है, उस स्वयंवर में जो सबसे पहले पहुंच करके किसको? एग को टच करेगा वो दूल्हा बन जाएगा। आइए देखा जाए आगे कैसे। कहते हैं कि जैसे ये पहुंच गया, कहां पहुंच गया? आपका एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में पहुंच गया। अब वहां पे बात फंस गई। क्या बात फंस गए? अच्छा, निषेचन होने के लिए आपको कई कंडीशन याद होना चाहिए। क्या कंडीशन? पहली कंडीशन क्या होना चाहिए देखा जाए। पहली कंडीशन ये है, पहली कंडीशन ये है कि हमको पहली कंडीशन ये है कि अगर निषेचन होना है, क्या होना है? निषेचन होना है, तो सेम समय स्पर्म और एग को लगभग साथ साथ पहुंचना पड़ेगा। थोड़ा बहुत अंदर चले, क्योंकि हमको पता है कि जो एग की लाइफ स्पैन, पहले हम लोग जानते हैं कि जो एग की लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन वो होती है 24 से 48 घंटे। कितना होती है? 24 से 48 घंटे। क्लियर? और लेकिन जो स्पर्म की लाइफ स्पैन होती है वो थोड़ा ज्यादा होते हैं। स्पर्म की लाइफ स्पैन होती है लगभग 24 से 72 घंटे। 24 से कितना? 72 घंटे। ध्यान रखिएगा। अगर एक महीने में एक ही एग आएगा, वो आकर के यहाँ पे किस दिन के आसपास? 14वें दिन के आसपास। किस दिन के आसपास? 14वें दिन के आसपास जाके यहाँ रुका हुआ। अगर उसे एक दिन पहले इस पर आ चुका या इसको एक दिन बाद आएगा तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए कहा जाता है कि जो फर्टिलिटी पीरियड है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लगभग 10 से लेकर के 17वें दिन तक, यानी अगर 1 तारीख की एमसी आई है तो उसके आगे 10 दिन 17 दिन, ये इसी आपकी कहलाती है फर्टिलिटी पीरियड। यानी इस पीरियड में अगर सेक्स हो गया, इंटरकोर्स हो गया, तो ये मान के चलो कि निषेचन होने के चांसेस 100% हैं। क्लियर? ध्यान सुनो। अब हमने क्या कहा, हम लोगों ने देख लिया कि पहुंच गया। ये कहां पहुंच गया? ये एम्पुला इस्थमस जंक्शन में पहुंच गया। अब इसके बाद क्या होगा? सबसे पहले आपने देखा होगा कि लड़की चावल फेंकती है वहां से ऊपर, दूल्हे के ऊपर। बिल्कुल वैसे ही पहले यहां पर क्या होता? स्पर्म और एग पहले एक दूसरे से मिलते हैं। हेलो, हाउ आर यू एंड हु आर यू एंड आई एम, क्या हूं, क्या कैसे हूं, वो पहचान होती है। पहचान कैसे होती है? एक केमिकल रिलीज होता है। किससे? ध्यान रखिएगा, इससे पहले, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले कुछ केमिकल रिलीज होता है। उसको जरा हम लोग देख लें, ध्यान नहीं रहता हम लोगों को, लेकिन कभी क्वेश्चन बहुत प्यारा आ जाता है। क्वेश्चन बहुत प्यारा आ जाता है। वो क्वेश्चन आइए, कौन सा क्वेश्चन? कहते हैं कि अगर आइए वो क्या होता, क्या ध्यान सुनो। कहते हैं ये आपका होता है स्पर्म, ये हो गया आपका स्पर्म, और इसके बाद ये आपका हो गया एग, बोले तो ओवम, बोले तो ओवम।
ये आपका हो गया ओवम। तो एक यानी स्पर्म से निकलता है एंटी फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन, और ओवम से निकलता है फर्टिलाइजिन या फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिन, ठीक है। ये दोनों केमिकल आपस में मिलते हैं तब जाकर इंटरेक्ट होकर क्लियर हो पाता है भैया सेम, यानी स्पर्म और जो एग हैं ये सेम स्पीशीज के हैं। अब आगे फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर है? आगे फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। क्लियर? आइए देखें तो फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन याद रखिएगा। कैसे याद करेंगे? फर्टिलाइजिन मीन्स होता है फीमेल में फर्टिलाइजिन और स्पर्म में क्या हो जाएगा? एंटी फर्टिलाइजिन। क्लियर? अब क्या हुआ ध्यान रखिएगा। अब जब हम लोग आगे बढ़ते हैं यानी स्पर्म जो है वो जा करके टच करेगा। किसको टच करेगा? ध्यान रखिएगा, एग को टच करेगा। किसको टच करेगा? एग को। देखिए कैसे, ये देखिए पूरा लिखा हुआ। कहते हैं कि ये ध्यान सुनो, जब ये टच करेगा, किसको टच करेगा? यहां पर क्या करे? स्पर्म को, सॉरी स्पर्म टच करेगा एग को। कहते हैं जैसे स्पर्म एग को टच करता है वैसे उसके अंदर जो आपका एग होता है सेकेंडरी साइड होता है वो डिवाइड हो जाता है और बनाता है सेकेंड पोलर बॉडी और बनाता है ओवम या एग, या बोले तो ऊटिड बोलते हैं। अब जो सेकंड पोलर बॉडी हो बाहर आ जाती है और जो स्पर्म होगा अब क्या जाएगा? अंदर जाएगा। कहते हैं जिस रास्ते से पोलर बॉडी बाहर आती है स्पर्म अंदर जाता, उस एरिया को बोलते हैं एनिमल पोल। क्या बोलते हैं? एनिमल पोल। आते हैं, कहते हैं कि अब जैसे ही पहुंच गया, आप जानते हैं 2 4 बैठते, टोपी लगा के बैठ जाएगा, दूल्हा का परिवार इधर, दुल्हन का परिवार इधर बैठ जाएगा। पंडित कुछ अपना गुड़ा मंत्र करेंगे जिसको आप कहते हैं द्वार 4, वो हमने पहले आपको बता दिया कि वहाँ पे फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन हुआ, द्वार 4 हो गया। समझ में आ गया कि हम लोग सेम बिरादरी के शादी आगे हो सकती है। क्लियर है? अब क्या हुआ? अब जो स्पर्म है, क्या है बेटा? वो स्पर्म है। स्पर्म सबसे पहले आएगा और उसके एक्रोसोम से कुछ एंजाइम निकलेंगे। क्या निकलेंगे? एंजाइम निकले। कौन से एंजाइम? देखो तो कहते हैं ये जो आपका एक्रोसोम है उससे निकलेंगे एंजाइम। क्या निकलेंगे? एंजाइम। कौन कौन से? 2 एंजाइम होते हैं बेटा। एक आपका होता है हाइलोरुनिडेज, या इसी को कहते हैं कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। और दूसरा जो एंजाइम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोसिन, एक्रोसिन भी बोलते हैं, या उसको हम लोग बोलते हैं जोना लाइसिन। यानी एक एंजाइम है जो किस पे काम करेगा? कोरोना पर। दूसरा एंजाइम है किस पे काम करेगा? जोना लाइसिन, यानी जोना पे काम करेगा। एक कोरोना पे करेगा और एक जोना पे करेगा। ये देखें यहाँ पर, जैसे देखो यहाँ पे देखो लिए पड़ा हुआ जोना पेलुसिडा मेल लगा हुआ है ना, और इसके बाद जोना के ऊपर यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे सेल्स लगे होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोना। क्लियर है? एक्चुअली इसमें हाइलोरुनिक एसिड होता है जो हाइलोरुनिडेज जा करके उस एसिड को डिसॉल्व कर देता है। वो पूरा मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। ध्यान से हमने क्या कहा कि इसके ऊपर यहाँ पे एक हाइलोरोनिक एसिड होती है, हाइलोरोनिक एसिड होती है इस मेम्ब्रेन में, और जैसे ही एंजाइम आता है ये हाइलोरुनिडेज वो पूरा क्या करता है? डिसॉल्व कर देता है। क्या कर देता है? डिसॉल्व कर देता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपका दूसरा एंजाइम आता है। कौन सा? जोना लाइसिन, बोले तो एक्रोसिन, बोले तो कौन सा? एक्रोसिन। एक्रोसिन आएगा और एक्रोसिन किसको डिसॉल्व करेगा? जोना पेलुसिडा को। किसको डिसॉल्व करेगा? जोना पेलुसिडा को। और जैसे ही जोना पेलुसिडा को इन्होंने मतलब कि डिसॉल्व किया और स्पर्म अंदर आया,
आपको पता है कि टेल क्या हो जाएगी, कट जाएगी, टेल अंदर जाएगी नहीं। कहते हैं जैसे स्पर्म का अंदर आया पार्ट, स्पर्म न्यूक्लियस अंदर आ गया, ये जो आपके कॉर्टिकल ग्रैन्यूल है ये पूरा आ जाते हैं, किस एरिया में आ जाते हैं, पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन में। ये जो पेरीविटलाइन स्पेस है इसमें आ जाते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल। इसमें क्या होता है, कैल्शियम फिल होता है, कैल्शियम आयन होता है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर पूरी जो मेम्ब्रेन होती है वो पूरी इस तरीके से हो जाती है, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन बोल सकते हो, या कैसे को डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन हो जाती है कि अब इसके बाद कोई भी स्पर्म एंट्री नहीं कर सकता। यानी कॉर्टिकल ग्रैन्यूल, इसको बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन। और ये क्या करेगा कॉर्टिकल रिएक्शन, प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी, प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। यानी दो चीजें, एक तो कॉर्टिकल रिएक्शन, एक जोना पेलुसिडा, ये दोनों मेम्ब्रेन क्या करते हैं, डिपोलराइज हो जाती हैं और किसी भी स्पर्म की एंट्री दोबारा नहीं होने देती हैं। अब क्या हुआ, अब आ गया जयमाल, शादी होने वाली है, यानी अब घूंघट उठ जाएगा, सिंदूर दान होने वाला है। ध्यान सुनो क्या होगा, कहते हैं कि पूरा स्पर्म की खोपड़ी अंदर आ गई, और जैसे अंदर आ गई यहां पर एक का साइटोप्लाज्म है, यहां पे एक का साइटोप्लाज्म है, एक यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, डिवाइड करके आपका क्या हो गया, एक जो आपका सेकंड पोलर बॉडी रहता है वो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर एक बन जाएगा जिसको आपने कहा ऊटिड भी बोल सकते हैं। वो ऊटिड क्या करे, स्पर्म को टच कर, स्पर्म से मिल करके क्या बनाएगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस, दैट इज द फर्टिलाइजेशन। ये देखो, मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस फर्टिलाइज करेगा और बनाएगा डिप्लॉयड जाइगोट, बोले तो 2n, बोले तो 2n बन जाएगा, यानी डिप्लॉयड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डिप्लॉयड बन के क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जाइगोट। देखो बहुत प्यारा यहाँ पे था, कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व किया, उसके बाद आपका जोना पेलुसिडा डिसॉल्व होती है, उसके बाद कॉर्टिकल रिएक्शन होते हैं, पेरीविटलाइन स्पेस में आ जाते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। इसके बाद कोई स्पर्म एंट्री नहीं कर पाता, बाउंड हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि जो मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस फर्टिलाइज करके क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। क्या बना दिया बेटा, जाइगोट। और ये कैसा है, 2n, बोले तो 46 क्रोमोसोम। कितना बन गया, 46 क्रोमोसोम हो गया। बधाई के पात्र, सिंदूरदान हो गया और शादी आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब दूल्हा जाएगा कोहबर में, कोहबर के बाद पहुंच जाएगा दुल्हन घर। कोहबर मतलब पहुंच जाएगा वो इस्थमस एम्बुलर जंक्शन से वो फैलोपियन ट्यूब के द्वारा पहुंचेगा। जब तक फैलोपियन ट्यूब में तब तक उसको कोहबर समझो, और यूट्रस चला जाए समझ लो अपने ससुराल पहुंच गए। क्लियर है। तो ये था पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। क्या था, पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, ध्यान रखिएगा। और एक चीज, ये तो हमने बड़े आसानी से समझ लिया कि स्पर्म कैसे फर्टिलाइज हुआ। एक बार हल्का सा और रिवाइज करा दे रहे हैं हमको। पहले स्पर्म आया, कहाँ गिरा, वेजाइना में गिरा। कितना स्पर्म आया, लगभग 300 मिलियन स्पर्म, यानी लगभग 30 करोड़ स्पर्म प्रति स्खलन पे वहां पे मुक्त होगा। उनकी स्पीड होगी लगभग 1.5 से 3 mm पर मिनट, पर mm की स्पीड आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए सर्विस को क्रॉस करते हुए कहां पहुंचेंगे, यूट्रस में। और यूट्रस में उनका क्या होगा, कैपेसिटेशन, यानी बोले तो सामर्थ्य धारते जिसको बोलते हैं। और वहां पर सामर्थ्य यानी डांस में भी थोड़ा बहुत हो जाता है। दूल्हे की सजावट होती है, फिर से सजावट में क्या होता है, 7 घंटे लग जाते हैं, उसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। उसमें क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन एक्रोसोम पार्ट से थोड़ा सा कम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। स्पीड स्पर्म की पहुंच बहुत तेज हो जाएगी वहां से, और वो पहुंच जाएगा इस्थमस एम्बुलर जंक्शन पहुंच जाएगा। और वहां पर एक अगर है तो खुशी की बात, और नहीं होगा तो 1-2 दिन अगर आसपास आ जाए तो निषेचन संपन्न हो जाएगा। कैसे संपन्न होगा, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर जो है स्पर्म जब जाएगा उसके एक्रोसोम से 2 एंजाइम रिलीज होगा, जिसको आप लोग नाम लिख चुके हैं। पहला नाम आपका था कौन सा, जो कोरोना को पेनिट्रेट करता था, हाइलोरोनिडेस एंजाइम, जिसको बोलते हैं कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, वो आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा वहां से रिलीज होगा एक्रोसिन, जिसको बोलते हैं जोनालाइसिन। दोनों एंजाइम दोनों अस्तर को तोड़ते हैं, कोरोना को डिसॉल्व करेगा, फिर जोना पेलुसिडा डिसॉल्व करेगा, अंदर पहुंच जाएगा, टेल बाहर हो जाएगा, और अंदर पहुंचे जहां पे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं उनके अंदर, वो आ जाएंगे पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन में, जो पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे, कोई भी स्पर्म अंदर ना आ पाए। और वैसे भी जब कोहबर में जाता है दूल्हा तो कोई और नहीं जा सकता, सिर्फ कौन, दूल्हा और दुल्हन जाते हैं। थोड़ा सा हंसी मजाक होता है, आप लोगों को कभी मौका मिलेगा
और उसका फायदा उठाइएगा। क्लियर है? अब इसके बाद क्या होगा, अब हमने बताया कि अब वहां से जो जब स्पर्म अंदर गया है तो अब वहां पे जो आपका मियोसिस सेकंड रुका हुआ था वो बना लेगा, आपका ऊटिड बना लेगा, और इसके बाद आपका स्पर्म गया ही है, उसका प्रोन्यूक्लियस और इसका प्रोन्यूक्लियस मिल करके बनाएगा जायगोट और बन जाएगा 2n। इस तरीके से पूरी दमदार तरीके से आप कहीं शादी हो गई, मतलब बोले तो दूल्हे दुल्हन मिल चुके हैं। अब वही एक गाना लास्ट बजा हुआ है कि बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। तो कहने मतलब अब वो अपनी बेटी को विदा कर रहा है, जाओ ढकेलो नालायक, जाओ फैलोपर टिप्स होते हुए जाकर यूट्रस में वहां पे पूरा इम्प्लांटेशन करो। यानी इसके बाद हम लोग जो क्लास करेंगे वो होगा इम्प्लांटेशन। क्या होगा? इम्प्लांटेशन। अरे उससे पहले थोड़ा सा हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में जान लेते हैं कुछ और चीजें कि फर्टिलाइजेशन बेसिकली होता है दो प्रकार का, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि हम लोग शादी भी होती है, एक आपको होती है अरेंज मैरिज, एक आपको होती है लव मैरिज। लव मैरिज बोले तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और अरेंज मैरिज बोले तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यानी जो जिस काम में हमारा पूरा घर सपोर्ट कर रहा है वो पूरा पूरा कैसा हो गया? अरेंज मैरिज। और जिसमें घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, खुला जो जाओ नालायक को अपना डूबो मरो, हमसे मतलब नहीं, दैट इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वाई फर्टिलाइजेशन? क्यों? क्योंकि इसके लिए पानी चाहिए और ये बाहर ही स्पर्म एक रिलीज हो जाता है, जैसे फ्रॉग में होता है या फिश में होता है। उस तालाब में क्या होता है कि जैसे अंडा फोड़ के आमलेट बना देते हो, वैसे ही जो फीमेल एग होता है वो रिलीज करेगा, उसके ऊपर स्पर्म गिर जाएगा किसका? फ्रॉग का, और वहां पर निषेचन होगा, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन ऐसा फर्टिलाइजेशन में जो जायगोट बनेगा हो सकता है कोई एनिमल आके खा सकता है, तो बड़ा रिस्क रहता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। इंटरनल में ऐसा कोई रिस्क नहीं रहता, प्रोजेनी पूरी पूरी फर्टिलिटी होती है, फर्टिलाइज होती है और प्रॉपर तरीके का उसका ग्रोथ होता है। तो याद रखिएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें होगा? फिश में होगा और एम्फीबियम होगा। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन रेप्टाइल से लगा करके मैमल तक पूरा पूरा कैसा है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब ध्यान रखिएगा कभी कभी कुछ फीमेल्स में फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं होते हैं, डॉक्टर से बहुत परेशान हुए, वो ध्यान रखें, कुछ बातों का हमारा ध्यान रखेगा तो उनको कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखा जाए क्या जरूरत पड़ सकती है। पहली चीज ध्यान रखिएगा, जो आपका इंटरकोर्स है, जो आपका इंटरकोर्स यानी जो सेक्स हो रहा है वो लगभग 14वें दिन के आसपास होना चाहिए। 14वें दिन के आसपास होना चाहिए, यानी कहने मतलब इधर 13, 12, इधर आपका 15 या 16, यानी इन दिनों के बीच में। और कोशिश करिएगा इसी में हो जाए, 14वें, 13वें, 15वें में जितना नजदीक रहे क्लोजिंग उतने ज्यादा चांस होंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, कहते हैं लगभग 30 करोड़ स्पर्म होते हैं। कितना होते हैं? 30 करोड़ शुक्राणु पर स्खलन होते हैं। कहते हैं अगर शुक्राणु की संख्या 7 करोड़ से कम है, कितना है? 7 करोड़ से कम होगा तो निषेचन कि जो चांसेस होगा वो रिड्यूस हो जाता है। ध्यान रखिएगा, वो निषेचन चांसेस क्या रिड्यूस हो जाता है। और क्या है? फैलोपियन ट्यूब। ध्यान रखिएगा, फैलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, या कोई स्वेलिंग नहीं होना चाहिए, या कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस चीज का। ये फीमेल्स के लिए है, सबके लिए इंटरकोर्स मोस्टली 14 दिन के आसपास होना चाहिए। 30 करोड़ की जो शुक्राणु उसमें कम से कम 7 करोड़ से अगर कम शुक्राणु हुआ तो निषेचन होगा, लेकिन चांसेस कम रहता है। और एक चीज, इसको हम लोग और डिटेल पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वहां पर देखा जाएगा एक चीज और, यहां पर देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा कि लगभग जो शुक्राणु में 60% जो शुक्राणु है वो मार्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए, तब जाकर के निषेचन होगा। यानी अगर एक्टिव नहीं है तो निषेचन होने के चांसेस क्या है? कम है।
वैसे हम बता दें कि आजकल स्पर्म की क्वालिटी दिन ब दिन गिरती चली जा रही है या अंडाणु की क्वालिटी दिन ब दिन गिरती चली है। उसका सबसे बड़ा कंडीशन है हमारा खान पान बहुत ही बदतर होता जा रहा है। आजकल बच्चे शुरू से क्लास 10th में पहुंच जाते हैं, बियर पीना शुरू कर देते हैं, ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, सिगरेट बीड़ी शुरू कर देते हैं। ये सब नशा स्पर्म क्वालिटी को प्लस क्वांटिटी दोनों को कम कर रही है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। और एक चीज, फीमेल्स में भी ढेर सारा एडिक्शन बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए उनके अंदर भी कंडीशन किसका बढ़ता चला जा रहा है, आपका एक का फॉर्मेशन का मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस यानी इरेगुलरिटीज होता चला जा रहा है। और खान पान से क्या दिक्कत है, फीमेल पहले होता क्या कि हमारी बॉडी में जो आयोडीन की मात्रा होती है कि लिमिट होती है, लेकिन आजकल पहले लोग दिन में 1-2 बार या 3 बार खाना खाते थे, आजकल मार्केट में खाना खाने के अलावा 3-4 बार चटर वाली चीज़ें हम लोग खा लेते हैं, जिससे साल्ट की मात्रा आयोडीन की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। और फीमेल में ज़्यादातर लगभग 10 में 7 लोग आपके थायराइड डिजीज से परेशान हैं, जिससे सबसे बड़ा रीजन होता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर चलेगा नहीं, और जब प्रॉपर चलेगा नहीं तो एक बनेगा नहीं, और जब एक बनेगा तो निशानों के चांसेस कम हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा इन बातों को कि अपने खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, चीज़ों को वही खाएं जो उचित हो, जो अच्छा हो, बेहतरीन फल फ्रूट खाएं। जो कहीं ना कहीं हम लोग क्या खाते हैं, दुनिया भर के फालतू कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं, पिज्जा बर्गर टोस्ट मैगी खाते हैं, सब फालतू चीज़ को हटाइए किनारे, इसमें फल फूल शामिल करिए, दूध मट्ठा शामिल करिए, जिससे आपके शरीर भी बनेगा, स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा, और आप बेहतरीन तरीके से फर्टिलिटी पीरियड आपका बना रहेगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने जब पहला रूल बनाया था कि आपका 18 साल इधर फीमेल्स का और उधर आपका 21 साल मेल का, तो ये फर्टिलिटी पीरियड बहुत बेहतरीन था। लेकिन चूंकि आजकल पढ़ाई के चलते या नौकरी के चलते शादी डिले हो जा रहा है, 17-27 पहुंच गई और 21-31 पहुंच गया, तो ये जो फर्टिलिटी पीरियड धीरे धीरे क्या होता है, कम होता चला जा रहा है। एक तो ऐसे फर्टिलिटी पीरियड कम हो गया, ऊपर से हमारा खान पान भी हमको बिगाड़ कर रखा हुआ, तो थोड़ा सी इस बात का ध्यान रखिएगा, खान पान सही रखिए, एक्सरसाइज करिए बढ़िया बेहतरीन तरीके से, और खाने में बहुत सेलेक्टिव होइए, वही चीजें खाइए जो आपकी बॉडी को लगे, आपको स्वस्थ बनाए। ऐसी कोई भी चीज ना खाइए। लड़कियां आजकल गोलगप्पे और पिज्जा बर्गर मोमोज खा करके पूरी तरीके से शरीर को बर्बाद कर जा रहे हैं, जिससे आगे उनको परेशानी उठानी पड़ सकती है और बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। वही सेम कंडीशन आपके मेल में जो सिगरेट बीड़ी ड्रिंक बियर जो पिए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं शादी के बाद भी उनको भी हॉस्पिटल को चक्कर लगाने पड़ जाएगा। तो हमारे नवयुवकों से, बच्चों से अनुरोध है कि वो इन सब चीज़ों से बचें, ताकि उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी सुखमय हो और बच्चों से हरा भरा रहे। ठीक है, थैंक यू। आज हम लोगों को जो बड़ा बहुत बेहतरीन टॉपिक था, पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन की पूरी लाइन लगी हुई है। इसमें हम लोगों ने कई टॉपिक डिस्कस किए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन में कैपेसिटेशन, एक्रोसोमल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा, कैपेसिटेशन पढ़ लिया, कहाँ होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। फिर हम लोग अब आगे जब पढ़ेंगे, आगे का जो चैप्टर हम लोग पढ़ा जाएगा इम्प्लांटेशन पढ़ा जाएगा, वो भी बहुत प्यारा है, यानी अब भ्रूण कैसे डेवलप करेगा, पहले अटैच कैसे होगा, ये सब हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि हम लोग संडे को लाइव क्लास रखते हैं, जिसमें नीट के सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी बच्चों से कि वो हमारे टेलीग्राम से जुड़ रहे हैं, हम उनसे ग्रुप में मैसेज भेज देंगे और वहाँ से आप लिंक ज्वाइन करके संडे को मोस्टली टाइम 4 बजे रखा जाता है, 4 से 5 लाइव क्लास चलती है, जहाँ पर नीट के सारे पेपर डिस्कस किए जाते हैं और इतने आसान तरीके बताए जाते हैं कि आप क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कब आपका क्वेश्चन 90 आउट ऑफ 90 सही होगा, आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा और आप बेहतरीन तरीके से सिलेक्ट होकर रैंक लाओगे, नाम करोगे परिवार का, समाज का और पूरे भारत का, और वहीं थोड़ा बहुत हमारा हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। लगे रहिएगा ऐसे, हम आपके साथ हैं। थैंक यू।